नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द सी फेयर पॉडकास्ट एपिसोड 1 में। हमारे साथ हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट और जिनके बारे में बता रहा हूं, जिनकी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरे एज से भी ज्यादा है। तो इस बारे में हम शुरू करते हैं सबसे पहले गेस्ट के इंट्रोडक्शन से। हमारे साथ हैं अनिल कुमार सर, जिनकी एक्सपीरियंस शिपिंग लाइन में 27 साल है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। और ये इनकी लास्ट पोस्ट थी चीफ इंजीनियर की। हम जानते हैं सर से कुछ चीजों के बारे में, और ये वीडियो एंड तक देखो क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर हमारा कि जो चीफ इंजीनियर होता है वो शिप को जिंदा रखता है ना सर। तो ये बताइए सर, आपने इंजन साइड क्यों चूज किया? डेक साइड जाने का कभी मन नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी सिंदरी। तो हम लोगों के लिए इंजन साइड ही है। और डेक साइड में बीच में एक कोर्स आया था कि डुअल, आप इधर भी जा सकते हैं, डेक पे भी जा सकते हैं, इंजन में भी जा सकते हैं। मगर उस समय हम लोगों के समय ऐसे कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने नेचुरली इधर ही आना था, इंजन साइड। देख के तो अच्छा लगता है, डेक साइड का काम अलग है, मतलब इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट दोनों का अलग अलग है। और तो इच्छा रहने से भी कुछ थोड़े होता है, मतलब ऐसा नहीं है, दोनों का अलग अलग है। तो बहुत बढ़िया सर। तो ये जान के अच्छा लगा कि सर ने बताया उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन के चलते उनके जो नेचर ऑफ जो चॉइस है वो इंजन साइड बन गया। सर तो हमारा दूसरा सवाल ये था कि एक नॉर्मल डे कैसा होता है चीफ इंजीनियर का? मतलब लोग समझते हैं कि बस चीफ इंजीनियर मशीनरी चलाता है, और लेकिन मुझे एक चीज और बताइए सर कि पहले एक तो आपका डे कैसा होता है, और दूसरी बात कौन सी ऐसी चीज है जो लोग जानते नहीं है, जो कोई दिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, जो चीफ इंजीनियर को करना पड़ता है? नहीं, चीफ इंजीनियर जो है एक्चुअली इंजन साइड पूरे जहाज है, सिंपली इंजन साइड है, डेक साइड है। तो इंजन साइड का काम है जो भी मशीनरी जहाज पे है, तो उसकी अपकीपिंग, जहाज को मतलब इंजन को अप टू डेट रखना है, तो वो काम इंजन के अंतर्गत आता है। और बाकी डेक साइड है, तो डेक साइड का काम है नेविगेशन, जो कि एक जहाज किसी एक पोर्ट से लोड करती है और दूसरे जहाज कहीं दूसरे जगह पे जाके डिस्चार्ज करेगी, कोई भी उसको कार्गो बोला जाता है जैसे। तो डेक का काम नेविगेशन है, और वो लोग जो भी कार्गो लोड एंड डिस्चार्ज जो करते हैं, मशीनरी सब इंजन रूम के आदमी लोग करते हैं, इंजन रूम क्रूज एंड ऑफिसर्स ही करते हैं ऑपरेट। मगर जो सिंपली आप बोलिए कि जैसे पंप चल रहा है, तो पंप ऑपरेशन पार्ट उनका है, बाकी मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इंजन साइड के अंतर्गत आती है। प्लस जितना अभी जैसे बंकर होता है, जैसे यहाँ हम लोग अपने कार में, ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल लेते हैं, तो वहाँ पेट्रोल नहीं बोला जाता, उसको बंकर बोला जाता है। तो बंकर, आजकल तो बहुत सारे बंकर भी आ गए, पहले हम लोग के समय में, अभी भी जनरली हम लोग डीजल ऑयल यूज करते हैं, डीजल ऑयल यूज करते हैं। और अभी बहुत सारे एलएनजी फ्यूल आ गए हैं, इथिलीन वगैरह, अमोनिया वगैरह से भी ऑपरेट होती है जहाज, बहुत तरह के ये आ गए हैं, तो उसके हिसाब से है। तो ठीक है सर। तो एक चीज और बताइए सर, जैसे आपके जो पूरा सी एक्सपीरियंस है उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट भी आया होगा ना सर, जब लगा होगा यार इसके बाद तो मैं शिप ज्वाइन करना ही नहीं चाहता, या ऐसा कुछ जिसके कारण आपका एक्सपीरियंस है ना काफी चेंज हो गया होगा? नहीं, मेरे पहले जहाज पे 4 आदमी मरा था एक्चुअली। अच्छा। तो फर्स्ट जहाज मेरा था, तो मतलब उसमें चारों जो आदमी मरा था वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो मरा था। तो पहला आदमी तो वो एक डेक क्रू का हेड होता है उस समय, एससीआई में, मेरा पहला जहाज एससीआई में है। तो जहाज का नाम लोक महेश्वरी था, और जहाज जस्ट निकला था, लॉक गेट से निकला था। हम लोग मॉन्ट्रियल से डुलूथ जा रहे थे, लॉक गेट से जहाज निकला था, और उसके बाद कुछ मोरिंग ऑपरेशन में क्या हुआ, बोलार्ड ही उड़ गया। बोलार्ड मतलब एक वायरिंग ड्रम टाइप का चीज होता है, उसके ऊपर वायर नहीं, बोलार्ड नहीं था एक्चुअली, वो ड्रम था, ड्रम रोटेट कर रहा था और ड्रम ही उड़ गया। तो ड्रम जो उड़ा तो उसके टेंशन के कारण डेक सारंग बोलता है उसको, डेक सारंग पे लगा, और वो
फोरपिक से फोरकैसल से वो गिरा नीचे, बोलार्ड पे उसका सर टकराया और उधर ही स्पॉट पे ये हो गया। फिर उधर एक दिन रुका जहाज, सर्वेयर लोग आया वहां से, और फिर एक दिन रुकने के बाद फिर जहाज वहां से निकला। और इसी तरह दूसरा दूसरा जो हुआ घटना, उसमें एक एबी था, तो एबी ने उसको कुछ पेन हुआ। एक्चुअली वो हार्ट अटैक था उसको, मगर उसको पता नहीं चला। जस्ट वो जनरली सेकंड मेट के पास जाते हैं हम लोग, क्योंकि डिजिग्नेटेड तो मास्टर ही है, मगर मास्टर सब चीज नहीं देखता है, तो सेकंड मेट कुछ थोड़ा बहुत मेडिकल टर्म जानते हैं वो लोग, तो मेडिकल उसके पास गया तो उसने एक ब्रूफेन दे दिया। भाई दे ब्रूफेन जनरली जो हम लोग जानते हैं कि एनाल्जेसिक है, दर्द थोड़ा कम कर देगा। अब पता नहीं उसको थोड़ा फायदा लगा होगा फॉर द टाइमिंग, तो बोला हाँ ठीक है, कैसा है, तो हाँ ठीक है। वो सुबह सुबह उस समय ईद रोजा रखता था वो बंदा, लखनऊ का था, तो वो सुबह सुबह वजू करते हैं शायद वो लोग, बाथरूम में जाते समय में उधर ही कोलैप्स कर गया। अच्छा। वो तो उसको हम लोग लगभग 15 दिन, उसके बाद इटली आना था जहाज, 15 दिन फीस रूम में रखा उसको लोग। तो 15 दिन उसके बाद लफड़ा ये हो गया कि जहाज में कोई मछली खाता ही नहीं था, सिंपली क्योंकि फिश जहाज में 3 रूम उस समय हुआ करता था। आजकल तो 2 ही रूम रहता है प्रोविजन में, एक पहले मीट रूम, फिश रूम और वेज रूम रहता है, वेजिटेबल। तो उस जहाज में बॉडी रखना था, क्योंकि बॉडी भी पेरिश कर जाएगा, तो उसको लगभग 15 दिन तक फिश रूम में रखा गया। फिर इटली में पोर्ट आई तो पोर्ट अथॉरिटी लेके गई, उसका वहां से उसका बॉडी फिर इंडिया आया होगा। तीसरा इसी तरह कुछ था, एक वायरमैन था, वो एक्सपायर कर गया। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता था, वो ड्रिंक के कारण इशू के चलते मर गया। और तो इसी तरह 3 ही पब्लिक ये किया था, एक्सपायर किया था। 3 ही, पहले जहाज में मेरे 3 पब्लिक ये हो गए। तो प्लस मशीनरी में एक मेरे साथ हुआ था एक बार इशू। तो सर आपने जैसे बताया वो हादसा हुआ आपके साथ, जो पहला इंसिडेंट था, तो उसके बाद आपका ऐसा नहीं हुआ कि आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस आई होगी, ये सारी चीजें, मतलब उससे तो सीखने के लिए काफी आपको मिला होगा, बट उससे नर्वसनेस भी तो आई होगी? नहीं, नर्वसनेस का नहीं, वो तो सरकमस्टांसेस था, तो इसमें मगर क्योंकि मेरा 8 महीने का था, तो उसके बाद वो रन पे भी था, फर्स्ट टाइम बाहर गया था इंडिया से बाहर, तो प्लस उसमें थोड़ा अच्छा क्राउड भी अच्छा था। क्राउड का बहुत सारा चीज क्राउड पे, क्योंकि ये टीम वर्क है ये पूरा, जो क्योंकि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं। अगर टीम वर्क, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा लगता नहीं है कि अगर किनारे का आदमी वो काम नहीं कर सकता, मगर हम लोग वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि अपना टीम वर्क रहता है। तो वैसा क्राउड मिल गया, तो फिर वैसा लगा नहीं, इसको हम लोग इतना ध्यान दिए नहीं, एक्सपायर किया तो कुछ नहीं, सही बात है सर, एक पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो सर हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि जो सेकंड इंजीनियर से चीफ इंजीनियर को जो रास्ता होता है, जो गैप होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्किल्स, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी पॉलिटिक्स, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, कंपनी पॉलिटिक्स तो कुछ नहीं है, और ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम गैप है। केवल 18 मंथ्स होना चाहिए, क्लास 2 के बाद 18 मंथ्स होना चाहिए आपको सीओसी के लिए। सर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास रहेगी, आप एज ए चीफ इंजीनियर सेल कर सकते हो, मगर वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी पे हो। बहुत सारी कंपनी है कि जो आपने सीओसी लिया, मतलब आपको चाहे तो वो डायरेक्ट चीफ इंजीनियर पे भेज सकता है। अभी जैसे एससीआई में हम लोगों के समय का टाइम था, हम लोगों ने सीओसी निकाला, और जब हम लोग गए रिपोर्ट किया कंपनी को, तो कंपनी ने बोला यू हैव टू गो एज ए चीफ इंजीनियर, मगर हम लोग उस समय उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। प्लस कुछ डीसी होता है इसमें, जैसे आप बल्क कैरियर है, टाइप ऑफ वेसल होता है, बल्क कैरियर हो गया, कुछ जहाज टैंकर्स होते हैं, कुछ जहाज एलपीजी कैरी करते हैं, गैस कैरियर, कुछ जहाज केमिकल कैरियर कैरी करते हैं। तो इन सारे वेसल्स के लिए अलग से एक डेंजरस कार्गो इंडोर्समेंट चाहिए। अगर आपको ऑपरेशन लेवल या मैनेजमेंट लेवल हो गया, टॉप 4 रैंक्स जो है, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर एंड मास्टर, ये लोग मैनेजमेंट लेवल के हैं, तो इनको
डीसी लेवल 2 चाहिए। तो अगर आप को इधर जाना है तो डिपेंड करता है कि आप बल्क कैरियर ही किए हो, तो फिर से एज ए अगर आपको चीफ इंजीनियर से ये टॉप 4 में जाना है तो आपको एज ए फिर चीफ ऑफिसर जाना पड़ेगा या कुछ जाना पड़ेगा। अगर आप अपना ट्रेड चेंज कर रहे हो, वेसल बल्क से उसमें जा रहे हो, तो आपको जाना पड़ेगा। तब आप The type of vessel तब change आपको कर रहे हो आप तो। मतलब चीफ इंजीनियर नहीं बन सकते हो या मास्टर नहीं बन सकते, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और डिपेंड करता है क्या है, कितना मतलब कितना सीओसी वाले हैं। ये सिंपली मर्चेंट नेवी है, मतलब टोटली मार्केट कैसा है, मार्केट में कभी फ्लडिंग हो जाएगा तो एट ए टाइम हम लोग कभी सुना करते थे कि एक जहाज पे चीफ इंजीनियर सीओसी वाले थर्ड इंजीनियर भी हैं, सेकेंड इंजीनियर भी हैं और चीफ इंजीनियर भी है। तो ये सिंपली मार्केट डिपेंडेंट है, मार्केट कैसा है, कभी आपका वैल्यू बहुत ज्यादा है और कभी आपका वैल्यू बहुत कम है। मोस्ट तो ये इस टाइप का ही चीज है। तो मगर आप 18 मंथ्स के बाद सेकेंड इंजीनियर में से चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। और सेकेंड इंजीनियर है, एक्चुअली सेकेंड इंजीनियर ओवरऑल इंचार्ज मशीनरी का वही होता है, मगर ऑफिशियली आप जो भी रिप्रेजेंट करते हो पेपर पे तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे कुछ भी हो गया, कंपनी एक आदमी को खोजती है, जैसे इंजन रूम से चीफ इंजीनियर ही है, वो कंपनी से बात करती है, सोर्स से वो क्या भी काम चल रहा है वो बताता है, चाहे जितने भी सर्वेज होते हैं। तो वो चीफ इंजीनियर एक पर्सन होना चाहिए जो कि सोर्स से कांटेक्ट में रहे। तो जनरली मास्टर और चीफ इंजीनियर जो होते हैं सोर्स से जो भी है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट या जो भी फ्लीट सुपरिटेंडेंट है उनके कांटेक्ट में रहते हैं। अकॉर्डिंगली वो कॉन्वे करते हैं मैसेज कब क्या है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही रहता है इधर से। तो काम तो पूरा टीम करती है। सेकेंड इंजीनियर मिनिमम सेफ मैनिंग होता है, उसमें डिपेंड करता है कि क्या है मिनिमम सेफ मैनिंग क्या है। एक मास्टर रहेगा, एक चीफ ऑफिसर रहेगा, एक चीफ इंजीनियर रहेगा, एक सेकेंड इंजीनियर रहेगा। किसी किसी जहाज में एक थर्ड इंजीनियर चाहिए, एक सेकेंड मेट चाहिए, थर्ड मेट चाहिए। वो एक सर्टिफिकेट होती है मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंगली इतना आपको रखना ही है। उसके अलावा आप ज्यादा ऑफिसर और क्रू भी रख सकते हैं, वो ऑनर पे डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आपको सेकेंड इंजीनियर ही पूरा काम देखता है। मगर चीफ इंजीनियर भी है कि अगर चीफ इंजीनियर का कभी कभी रहता है कि सेफ मैनिंग, अगर यूएमएस क्लास वेसल है तो वॉच भी करना पड़ सकता है, नहीं भी वॉच कीपिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर चीफ इंजीनियर ऐसा होता है कि सेकेंड इंजीनियर बन के ही चीफ इंजीनियर हुआ है तो वो भी रहेगा। मगर मोस्टली देखा जाता है कि सेकेंड इंजीनियर इंजन रूम को ज्यादा वही देखता है, मगर चीफ इंजीनियर भी हमेशा इंजन रूम में ही रहता है। वो मोस्टली इंजन रूम में ही रहता है। अलग है कि उसका पूरा ओवरव्यू उसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका अलग है। थर्ड पार्टी के लिए अलग रिस्पॉन्सिबल वो है, प्लस जितने भी पीएससी आते हैं क्रू का भी वही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंजन का। तो सर आप जैसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सर और हैवी वर्क होता है, क्योंकि इंजन साइड में अगर हम बात करें और महीनों आप घर से बाहर रहते हैं, तो जो लोग शिप पे रहते हैं खासकर लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कंटिन्यूअस लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहते हैं, तो वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट कैसे रखते हैं? नहीं आजकल तो ठीक है, आजकल तो आपके पास डाटा है, मोबाइल है, तो आप वो दिक्कत नहीं है। जनरली कंपनी देती है डाटा कि आजकल व्हाट्सएप एक अच्छा माध्यम हो गया है कि हम लोग बात करते हैं, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। तो वो सब के ड्यू टू टेक्नोलॉजी हम लोग मतलब दूर तो है मगर तब भी डेली कांटेक्ट में रहते हैं। एक समय हम लोग का था वो चिट्ठी आता था, वो किसी पोर्ट पे जाएंगे तो पर्सर ऑफिसर हुआ करते थे, वो जाते थे, हम लोग को 2 लिफाफा मिलता था, 2 लिफाफा उस पर हम लोग चिट्ठी लिखते थे। फिर वो नेक्स्ट पोर्ट में हो सकता है कि मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि वो इंडिया जाएगा, फिर इंडिया से वाला चिट्ठी लिखेगा,
वो फिर मेरे पास आएगा, कब मिलेगा। तो उस समय तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मगर अभी तो वो सब नहीं है। हम लोग कांटेक्ट में तो रहते ही हैं, और प्लस बाकी जहाज पे बहुत सारे चीज रहते हैं। अभी जैसे जिम, बहुत आदमी जिम, ज्यादातर आदमी जिम हुआ, चाहे इंडोर गेम हुआ, ये सब खेलते हैं। और डिपेंड करता है किस टाइप के वेसल पे आप हैं। तो बहुत सारे वेसल पे किस टाइप का क्रू है, म्यूजिक है, फिलिपिनो क्रू रहते हैं, म्यूजिक में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं सब। वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बना के नेट वेट बना करके वो खेलते हैं। उसका कोई इशू नहीं है। और बाहर जाते हैं पब्लिक, कभी किसी पोर्ट पे आया तो पोर्ट पे अकॉर्डिंग टू पोर्ट रेगुलेशन बाहर जा सकते हैं कि नहीं, तो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी काफी टेक्नोलॉजी के चलते थोड़ा लाइफ ईज हुआ है, काफी ईज हो गया है, क्योंकि हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं डेली, ऑन द डेली बेसिस हम लोग घर से रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। सर, तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो अभी मोटरमैन है या फिर जूनियर इंजीनियर है और वो चीफ इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक आपका सिंपल एडवाइस और एक चीज जो उनको जरूरी ध्यान में रखनी चाहिए चीफ इंजीनियर बनने के लिए, वो क्या होगी सर? नहीं, जूनियर इंजीनियर तो चीफ इंजीनियर बन ही जाएगा। जूनियर इंजीनियर, क्योंकि हम लोग भी जूनियर इंजीनियर से ही बने। जूनियर इंजीनियर में कोई इशू नहीं है, वो चीफ इंजीनियर बन ही जाएगा। वो जितना भी मिनिमम टाइम है, इतना टाइम पूरा किया, एग्जाम देगा, इतने टाइम के बाद वो तो बन ही जाएगा। रहा बात मोटरमैन की, तो मोटरमैन जो है, मोटरमैन अभी इंडिया में क्या नाम है, इधर हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, तो अलग अलग है। जैसे डीजी शिपिंग जो है हैंडल करता है, इंडियन जो भी आपका ये है सर्टिफिकेशंस पार्ट है, डीजी शिपिंग के अंडर आता है। तो इंडिया में जनरली क्या है कि मोटरमैन के लिए वो लोग एनसीबी में जाते हैं, नहीं तो फिर एज ए एग्जाम अभी प्रेफर जनरली वो लोग यूके से करते हैं। यूके में कुछ है ऐसा कि यूके सीओसी निकाल सकते हैं, वो ज्यादा आसान होता है। इंडियन सीओसी में अभी कुछ मेटा मैनुअल होता है, एक मेटा मैनुअल, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कैसे कोई मोटरमैन एज ए, पहले मोटरमैन के लिए अलग है मेटा मैनुअल, मतलब अलग एग्जाम है। वो लोग को ड्राइंग देना पड़ेगा, ड्राइंग पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। पेपर्स ज्यादा हो सकते हैं उसके, जो कि आपको जूनियर इंजीनियर है अगर, उसको पेपर्स कम देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जनरली या तो डीएमएटी के होंगे, 4 इयर्स कोर्स वाले होंगे, तो उन लोगों को कुछ एग्जाम जो है एग्जेम्प्टेड है, और अकॉर्डिंगली थोड़ा वो कम समय में कर सकते हैं। मोटरमैन के लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, मगर ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है। मोटरमैन भी हैं इस लाइन में जो मतलब तक बने। पॉसिबल नहीं है, टफर है, मगर अभी मोटरमैन के इस पे डिपेंड करता है कितना उसका डेडिकेशन प्लस कैसा है। हाँ, क्या चाह, क्योंकि मोटरमैन के लिए थोड़ा इशू है। जनरली मोटरमैन सब मेरे नॉलेज में बहुत सारे मोटरमैन है, वो लोग फॉरेन वेसल पे नहीं जाते हैं, मतलब एफजी गोइंग बोलते हैं, फॉरेन गोइंग वेसल, उस पे नहीं जाते हैं। वो लोग नियर कोस्टल वेसल के लिए अलग रेगुलेशन है, वो लोग उधर मूव करते हैं, उधर ज्यादा आसान है उनके लिए, तो वो उधर चले जाते हैं। मगर इधर भी आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल मेटा मैनुअल उनको डीजी शिपिंग का है, किधर भी जाना है तो आप किसी भी एग्जाम को, जैसे डेक साइड का जो सर्वोच्च पद है मास्टर और इधर चीफ इंजीनियर है, तो सबके लिए मेटा मैनुअल बना हुआ है कि आपको ये डिग्री है, बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 है, तो उसके बाद ऐसे आना है। आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको प्रॉपर थ्रू चैनल जो है और दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली आप अगर फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया तो आप बन सकते हैं। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे, मगर ऐसा नहीं है कि आप चीफ इंजीनियर नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं। बहुत बढ़िया सर से बात करके बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे कलीग्स और सीफेरर के साथ जो भी चीफ इंजीनियर या इंजन रूम में काम करते हैं, ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता लग सके। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और सारे नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।
थैंक यू।